की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्राय स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का एक छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती है जिन्हें सामूहिक रूप में हम जीवन कहते हैं। पहले तो हम एक सेकंड रुकेंगे। पहले तो हम जानते हैं कि कोशिका सेल क्या है। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जो कि सभी नहीं थे, इसलिए मैं बताती हूँ। एक छोटे से छोटा जो रूप है हमारे शरीर का, एक छोटा से छोटा हिस्सा, वो एक कोशिका कहलाता है, जिसके बहुत सारी कोशिकाएं मिलके हमारे शरीर का उत्तक टिश्यूज बनती है और फिर बहुत उससे भी ज्यादा कोशिकाएं मिलके एक ऑर्गन बनती है और बहुत सारे ऑर्गन मिलके हमारा शरीर बनता है। ये एक्सपर्ट जी अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए अगर इस तरह करना है तो। शुक्ला सर इनका कैमरा ऑफ कर दीजिए। तो जो कोशिका होती है सेल, इसमें पूरा एक जीवन होता है। ये हमारे शरीर की एक इकाई होती है। जैसे जो भी हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं होती हैं, बढ़ना, बीमारियां घटना, शरीर का घटना, शरीर के अंदर जो भी बीमारियां होती हैं या जो भी हमारे स्वास्थ्य, जो भी अच्छाइयां होती हैं, हमारे जो भी गुण दोष होते हैं, वैसे ही वो एक कोशिका के अंदर होते हैं। कोशिका हमारा संपूर्ण जीवन होता है। कोशिका सांस लेना, कोशिका शरीर की वृद्धि, सब कोशिकाओं में होता है, इसलिए एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। अगर एक सेल भी अगर हमारा डैमेज हो जाता है तो उसमें हमें रोग होने की प्रबल संभावना होती है। कोशिका का समझ में आया आप सबको? क्लियर है? तो हाँ, कोशिका का अंग्रेजी शब्द से सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक छोटा सा कमरा। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। 1839 ईस्वी में स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या एकाधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती हैं। कोशिकाओं के भीतर ही आवश्यक आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, जिनसे कोशिका के कार्यों का नियंत्रण होता है तथा सूचनाएं अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में स्थानांतरित होती हैं। सभी जीवों का जो शरीर बनता है वो कोशिका से मिलकर ही बना होता है। कोई एक कोशिकीय होता है, कोई बहुत बहुकोशिकीय। तो मनुष्य का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर होता है और कोशिकाओं में ही संपूर्ण जीवन होता है। पूरे शरीर के जितने भी गुण दोष होते हैं, जितनी भी खूबियां या कोई शरीर के अंदर जो भी विशेषताएं होती हैं या जो भी बुराइयां होती हैं, वो दूसरी कोशिका के द्वारा, दूसरे शरीर में स्थानांतरित कोशिकाओं के द्वारा ही होती है। तो इसलिए हमारे बॉडी के अंदर सेल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सेल के कारण ही डीएनए हमारा बनता है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। इसके अंदर हमारे व्यक्ति के गुण और दोष होते हैं, जो दूसरे व्यक्ति के अंदर जाते हैं या नई पीढ़ी के अंदर जाते हैं। कुछ आदतें, कुछ विशेषताएं या शरीर का रंग, बालों का रंग, आंखों का रंग या शरीर की लंबाई चौड़ाई, सब इन्हीं पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आविष्कार एवं अनुसंधान का इतिहास। हाँ जी, इसको बस रीड कर दीजिए। जी मैम। रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल की कार की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठक देखे और इन्हें कोशा नाम दिया। यह तथ्य उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिक में छपा है। रॉबर्ट हुक ने कोशा भित्तियों के आधार पर कोशा शब्द का प्रयोग किया। 1674 एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने
जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया। उन्होंने जीवित कोशिका को दांत की कुर्चनी में देखा था। कैसे मतलब किसी का कोई डेंटल प्रॉब्लम होगी किसी को, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा उसको खुरच कर उसको दांत में से जो भी प्लाक हो रहा था वो देखा, तो सूक्ष्म दृष्टि से देखा तो उसके अंदर कुछ ऐसे दिखा जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है। मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती, उसकी पिक्चर मैंने काफी कोशिश की थी लास्ट क्लास में शेयर करने की, लेकिन शेयर नहीं हो पाई थी, पता नहीं कैसे। कोशिका तो आपने मतलब मिडिल क्लास शेप के होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक। हाँ, छोटे छोटे पड़े वो देखी थी ना कोशिका की पिक्चर देखी होगी, जो केयर में या 6 कोण का बना होता है, उसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, काफी सारी चीजें होती है, लिक्विड जैसा भी दिखाया होता है कोशिका भित्ति ये सब। क्लास में मिडिल क्लास स्कूल में देखा होगा आप सबने। यहाँ मैं पिक्चर शेयर करना चाह रही लेकिन कर नहीं पा रही। वो के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रल गोल्जी का ये सब चीज होती है। हाँ, ये सब होती है। हाँ जी। नेक्स्ट 1836 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की केंद्रक और केंद्रिका का पता लगाया। तद्रोजित नामक वैज्ञानिक ने 1824 में कोशिका सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया, परंतु इसका श्रेय वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन और जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान को दिया गया। उन्होंने ठीक प्रकार के ऐसे कोशिका सिद्धांत को 1839 में प्रस्तुत किया और बतलाया कि कोशिकाएं पौधों और जंतुओं की रचनात्मक इकाई होती है। 1855 में रूडोल्फ रिच्चो ने विचार रखा कि कोशिकाएं सदा कोशिकाओं के विभाजन से ही पैदा होती है। वॉटसन 1953 वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की पहली बार घोषणा की। 1981 में लिंग मार्गुलिस ने कोशिका क्रम विकास में सिबियोस पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। 1888 में वॉल्डियस ने गुणसूत्रों का नामकरण किया। 1883 में ईमे स्वीमर ने पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट का नामकरण किया। 1892 में विस्मैन ने सेमेटोप्लाज्म तथा जर्मप्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया। 1955 में जेई पेलेट ने राइबोसोम की खोज की। ये जो सारी चीजें हैं ये समय समय पर इनकी खोज है। ये हमारे शरीर के महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं। उनका राइबोसोम जो है गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम्स राइबोसोम्स होते हैं हमारे डीएनए पर डिपेंड करते हैं। इन सब की समय समय पर खोज है, उन सब के नाम है यहाँ ये सब। तो नेक्स्ट है हाँ जी कोशिकाएं। हाँ जी नेक्स्ट पढ़ी। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्राय स्वतंत्र होती हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कई स्पष्ट केंद्रक नहीं होते। इनमें पाए जाने वाले अल्पविकसित केंद्रक को केंद्रांग कहते हैं, जो कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। इस प्रकार की कोशिका जीवाणु और नीली हरी शैवाल में पाई जाती है। सभी उच्च श्रेणी के पौधों तथा जंतुओं में यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में संगठित केंद्रक पाया जाता है, जो एक आवरण से ढका होता है। यानी कि उनके अंदर यूकेरियोटिक सेल होती है। हाँ, तो ये अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में हमने पढ़ा कि इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है। कुछ पौधों में पाई जाती है, लेकिन सभी जीवों में पाई जाती है। पौधों में भी कोशिकाएं होती हैं। देखा जो पौधे जो खाना बनाते हैं, किससे खाना बनाते हैं, क्या चीज होती है उसके अंदर? एक क्लोरोफिल होता है, होता है, और क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके वो लोग पौधे का पूरे जड़ से लेके पत्तियों फूल तक वहां पर भोजन पहुंचता है। तो वो कैसे काम करते हैं? जो उनके अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं थे वो इस तरह का एक ऊर्जा का स्थानांतरण करके भोजन का स्थानांतरण करती है एक तरह से। ऐसे ही मनुष्य के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, जो मनुष्य के शरीर का निर्माण करती हैं, इसी के अंदर किसी कोशिका को अगर कोई डैमेज हो जाती है तो बहुत भयंकर बीमारी, और इसके अंदर भी पूरी एक
अंदर ये पूरे शरीर की पूरी जानकारी, आदतें, व्यक्ति की आदतें, रंग रूप, उसका स्वभाव, सभी चीज एक सेल के अंदर होता है। एक सेल पूरा जीवन जीता है, जैसे इंसान का पूरा लाइफ होती है वैसे ही सेल की भी लाइफ होती है। कोशिका संरचना। कोशिका संरचना, कोशिकीय सजीव और कोशिकाएं सजीव होती हैं तथा ये सभी कार्य करती हैं जिन्हें सजीव प्राणी करते हैं। इनका आकार अति सूक्ष्म तथा आकृति गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, रोमयुक्त, वसाभियुक्त, बहुभुजीय आदि प्रकार की होती है। ये जेली जैसी एक वस्तु द्वारा घिरी होती है। इस आवरण को कोशिका आवरण या कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली अवकलीय आरंभीय होती है, जिसका अर्थ है कि यह झिल्ली किसी पदार्थ, अणु या आयन को मुक्त रूप से पार होने देती है, सीमित मात्रा में पार होने देती है या बिल्कुल रोक देती है। इससे कभी कभी जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। इसके भीतर निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं, जैसे केंद्रक, केंद्रिका, जीव द्रव्य, गोल्जी यंत्र, कणाभ, सूत्र, अंतर्वर्धन, दालिका, गुणसूत्र, एंजीन, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और लवक। अब इसको समझेंगे। कोशिका का चित्र आप देख सकते हैं। मैं फिर से कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास में, मेरे से अब नहीं हो रहा, पता नहीं कैसे शेयर नहीं कर पा रही उसे। तो एक कोशिका होती है, इसके अंदर एक जेली जैसा पदार्थ होता है और एक बाहर इसका आवरण होता है, झिल्ली जैसा आवरण होता है। वो बाहर से किसी भी पदार्थ को आने से या तो रोकता है या उसे कितना आने देना है, वो आवरण तय करता है कि इसको थोड़ा बाहर से कोई पदार्थ अगर इस कोशिका के अंदर आ रहा है तो उसको कितना आने देना है या तो बिल्कुल भी नहीं आने देना। और उसके अंदर एक झिल्ली जैसा होता है बाहर से, और अंदर छोटे छोटे तो जीवाणु, छोटे छोटे कण होते हैं जो आप तैरते रहते हैं। जेली जैसा इसके अंदर एक पदार्थ होता है और इसमें इसके जो बाहरी इसके जो अंदर होते हैं केंद्रक होता है, केंद्रक या उसको केंद्रिका कहा जाता है। जो झिल्ली होती है वो बाहरी आवरण होता है, ये तो सिद्ध है। और जो जेली जैसा पदार्थ होता है ये कोशिका के सभी अंग इसके अंदर तैरते रहते हैं। एक कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं वो उसके अंदर तैरते रहते हैं। केंद्रक होता है ये कोशिका का दिमाग होता है, ये तय करता है कि कोशिका को क्या करना है, कितना सांस लेना है, कितना क्या। जैसे हमारा दिमाग काम करता है, हमारी बॉडी को ऑर्डर्स देता है कि हमें ये काम करना है, हाथ पैरों को नियंत्रित करता है, वैसे ही कोशिका का जो केंद्रक होता है इसको दिमाग कहा जाता है। ये तय करते हैं और बाहर से आने वाली सामग्री को या फिर डीएनए को नियंत्रित करता है। जो इंसान का हमारे बॉडी के अंदर डीएनए होता है उसको नियंत्रित करता है। उसके बाद है ये कणाभ सूत्र या माइटोकॉन्ड्रिया जिसे बोलते हैं। ये पावर हाउस होता है, ये कोशिका को श्वसन लेने का जिम्मा होता है इसके सिर्फ। ये कोशिका सांस लेगी और इसके अंदर जो भी प्रोटीन इकट्ठा होगा उससे ऊर्जा बनेगी। तो अगर एक कोशिका ऊर्जावान तो फिर दूसरी कोशिका को भी ऊर्जा मिलेगी। इस तरह करते करते हमारी पूरी बॉडी को ऊर्जा मिलती है, हमारी पूरी बॉडी में श्वसन क्रिया होती है। नेक्स्ट आता है राइबोसोम। इसमें प्रोटीन का निर्माण करती है सारी कोशिका, जिससे कि हमारी बॉडी को टूट फूट में मदद मिलती है। हमारी जो बॉडी के अंदर टूट फूट होती है, हमारी बॉडी को जो मसल्स में रिपेयर होती है, हमारी बॉडी को जो ग्रोथ की जरूरत होती है वो प्रोटीन से होती है। इसके बाद होता है हमारे अंतर्द्रव्य जालिका जिसे कहते हैं। इसी कोशिका में कंकाल जैसे स्केलेटन होता है, उसी तरह कोशिका का ये कंकाल माना जाता है। ये एक पदार्थ को दूसरी जगह ले जाने के काम आता है। और गोल्जी है, ये प्रोटीन और अन्य पदार्थ को अंदर या बाहर लेके जाते हैं। जो गोल्जी होता है इसका काम होता है किसी भी पदार्थ को बाहर से अंदर लाना या अंदर से बाहर लेके जाना। इसमें ऐसा कुछ है, चित्र के बिना शायद समझने में थोड़ी डिफिकल्टीज होगी, लेकिन मैंने अपनी समझ में इस टॉपिक को क्लियर किया। क्योंकि अगर कुछ ऐसा है जो हमें डिस्कस करना है तो आप बता सकते हैं अभी। नहीं मैम ठीक है, नेक्स्ट से निकाल लेंगे सेल का फोटो ना। हाँ मैंने निकाला हुआ था लेकिन वो शेयर नहीं हो पा रहा, पता नहीं कैसे शेयर नहीं हो पा रहा। चलिए ठीक है नेक्स्ट। कुछ खास भिन्नताओं को छोड़ सभी प्रकार की कोशिकाओं और पादप एवं जंतु कोशिकाओं की संरचना लगभग एक जैसी होती है।
ये सजीव और निर्जीव दोनों तरह की इकाइयों से मिलकर बनी होती है। एक सामान्य कोशिका का प्रारूपिक कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। भाग है कोशिका आवरण, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। कोशिका आवरण कोशिका का सबसे बाहर का आवरण होता है या घेरा होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली से मिलकर कोशिका आवरण का निर्माण होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, अतः कोशिका झिल्ली ही सबसे बाहरी आवरण होता है। कोशिका झिल्ली या केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव कहा जाता है। इसके विभिन्न कोशिकांग होते हैं। केंद्रक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक गोला एवं सघन रचना है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। जिस प्रकार शरीर के सारे क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क करता है, ठीक उसी प्रकार कोशिका के सारे कार्यों का नियंत्रण भी केंद्रक द्वारा होता है। तो इसमें ऐसा कुछ है जो हम डिस्कस करें? अभी बता सके ये पौधों में भी मिलता है, मनुष्यों में भी मिलता है, सभी जीव और जंतुओं में भी मिलता है, जिसमें पादप में इसको कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके बाहर एक आवरण होता है। इसमें 3 मुख्य होते हैं बस, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिका आवरण। जी, जो बाहर जो आवरण होता है जो उसकी रक्षा करता है या बाहर के पदार्थ को अंदर आना और अंदर से बाहर पदार्थ को जाने में को जो कंट्रोल करता है। और केंद्रक होता है जो कोशिका का दिमाग होता है, और कोशिका होती है जो हमारे श्वसन क्रिया का कार्य करती है या तय करती है, ऊर्जा का निर्माण भी करती है। ठीक है, जो प्रोटीन को संश्लेषण करके ऊर्जा का निर्माण भी करती है। केंद्रक एक कोशिका में सामान्यतः एक ही केंद्रक होता है, किंतु कभी कभी एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। कोशिका से समस्त कार्यों का संचालन केंद्र होता है। जब कोशिका विभाजित होती है तो उसका भी विभाजन हो जाता है। केंद्रक कोशिका के भीतर एक तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य में प्राय तैरता रहता है। इसका यद्यपि कोई निश्चित स्थान नहीं होता, तथापि वह अधिकतर लगभग मध्य भाग में ही स्थित होता है। कुछ कोशिकाओं में इसकी स्थिति अंडाकार होती है, तथापि कभी कभी बेलनाकार, दीर्घानुकार, सावधानी, नाशपति जैसा हलाकार आदि स्वरूपों का भी हो सकता है। इसके भीतर केंद्ररस, केंद्रिका और पितृसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक के आवरण को केंद्रक कला कहते हैं। इसके अंदर जो द्रव्य होता है उसको पितृसूत्र यानी क्रोमोसोम बोलते हैं। जो भी गुणसूत्र होते हैं वो इसके अंदर कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण होता है। आगे प्रजनन में और आगे निर्माण में काम आता है। केंद्रिका प्रत्येक केंद्र में एक या एक से अधिक केंद्रिका पाई जाती है। कोशिका विभाजन में की कुछ विशेष अवस्था में केंद्रिका लुप्त हो जाती है, किंतु बाद में पुनः प्रकट हो जाती है। केंद्रिका के भीतर राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। केंद्रिका सूत्रण या सूत्री विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर कोशिकाओं का बहु विभाजन हो जाता है, अचानक कोशिकाएं विभाजित होना शुरू हो जाती है। विभाजित होना मतलब बहुत सारी कोशिकाएं, एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं। तब क्या होता है, जब बहुत सारी कोशिकाएं अचानक बनने लग जाती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर सिस्ट बननी शुरू हो जाती है और ये कैंसर का एक कॉज बन सकती है। इसलिए कोशिका का जो विभाजन होता है वो या तो बॉडी के रिपेयर के लिए या फिर जो कोशिकाएं हमारी खराब हो गई हैं उनकी जगह लेने के लिए हो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए वो ज्यादा अच्छा है। अगर अचानक ही विभाजन, बहुत ज्यादा विभाजन होने लग जाए तो ये एक बीमारी का कॉज भी बनता है। ठीक है, जीव द्रव्य यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो स्थान विशेष पर विशेष नामों द्वारा जाना जाता है, जैसे द्रव्य कला। केंद्र के मध्यवर्ती स्थान में पाए जाने वाले जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य तथा केंद्र की झिल्ली के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव्य को केंद्रक द्रव्य। कोशिका
का यह भाग अत्यंत चैतन्य और कोशिका की समस्त जैवीय प्रक्रिया का केंद्र होता है। इसे इसलिए सजीव कहा जाता है। जीव वैज्ञानिक इसे जीव का भौतिक आधार नाम से संबोधित करते हैं। आधुनिक जीव वैज्ञानिकों ने जैव द्रव्य का रासायनिक विश्लेषण करके यह तो पता लगा लिया कि उनका निर्माण किन किन घटकों द्वारा हुआ है, किंतु आज तक किसी भी वैज्ञानिक को उनके प्राण का संचार करने में सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसा है यह प्रकृति का रहस्यमय पदार्थ। जीव द्रव्य का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों द्वारा हुआ है। इसमें जल की मात्रा लगभग 80, प्रोटीन 15, वसा 3% और कार्बोहाइड्रेट 1% और अकार्बनिक लवण की 1 होती है। जीव द्रव्यों के कई प्रकार होते हैं। जीव द्रव्यों के कई प्रकार होते हैं, जैसे कोलाइड, कसाब, तंतु में, जालीदार, टीकाकार आदि। अब जीव द्रव्य जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो कोशिका के अंदर जो लिक्विड होता है, पदार्थ होता है, वो जो उसके अंदर तैरता रहता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको केंद्र द्रव्य के नाम से भी कहते हैं और इसे प्राण भी कहा गया है। और इसके जो है, जैसे हम एक इंसान के अंदर जितनी भी मात्रा जल की, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह की होती है, लगभग उतनी ही मात्रा, लगभग मतलब एक्यूरेट उतना नहीं, कम या ज्यादा, लगभग उतना ही इसके अंदर भी पाया जाता है। क्योंकि ये कोशिकाएं मिलकर ही तो इंसान का शरीर बना है। तो एक कोशिका के अंदर भी वही सब है जो एक मनुष्य के अंदर होता है। उतना ही जीवन है, उतना ही इसके अंदर लिक्विड है, उतना ही प्रोटीन है, उतना ही पानी है, उतना ही कार्बोहाइड्रेट है लगभग, और उतना ही कार्बनिक लवण वगैरह, उतना ही सब है। इसलिए कोशिकाएं जो है, ये जो जीव द्रव्य है, जो इसका लिक्विड फॉर्म है, जो इसके अंदर लिक्विड जो तैरता रहता है, उसे प्राण वैज्ञानिकों ने प्राण ऊर्जा का नाम दिया है। और ये मनुष्य के शरीर के लिए, मनुष्य का शरीर इस पर डिपेंड है। और आगे जो प्रजनन क्रिया है उसमें भी ये डिपेंड करता है, उस पर भी हमारा प्रजनन जो है उस पर भी डिपेंड करता है। हाँ जी, इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इस अंग का यह नाम इसके खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी के नाम पर पड़ा, जिन्होंने 1898 में सर्वप्रथम इसकी खोज की। यह अंग साधारणतः केंद्र के समीप अकेले समूह में पाया जाता है। इसकी रचना 3 तत्वों द्वारा की गई है: सपाट कोश, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं तथा आशय वेसल्स। यह एक प्रकार का जाल जैसे दिखलाई देता है। इसका मुख्य कार्य कोशिकीय श्रवण और प्रोटीन, वसा और कतिपय एंजाइम्स का भंडारण करना है। जैसे हमारे शरीर के अंदर वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं, वैसे ही कोशिका के अंदर होती है। और ये जो गोल्गी जिसे कहा जाता है, गोल्गी जो है ये प्रोटीन और जो भी अन्य पदार्थ होते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। ऐसे ही हमारे शरीर में नर्व्स जो होती है, हमारी वेसल्स होती हैं, वो खून को और जो भी हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट वसा है जो है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती हैं। तो जो कोशिका के अंदर जो गोल्गी है वो काम करता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो भी वेसल्स नसें हैं वो काम करती हैं। एक पदार्थों को एक स्थान से, खून को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ले जाने का काम करती हैं। ऐसे ही कोशिका में गोल्गी का काम है। राइट, यस मैम। कणाद शुद्ध माइटोकॉन्ड्रिया, ये कणिकाओं या शलाकाओं की आकृति वाले होते हैं। ये अंग कोशिका द्रव्य में स्थित होते हैं। इनकी संख्या विभिन्न जंतुओं में 5 लाख तक की होती है। इसका आकार 1/4 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन के बीच होता है। विरल उदाहरणों में इनकी लंबाई 40 माइक्रोन तक हो सकती है। इसके अनेक कार्य बतलाए गए हैं जो इनकी आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। तथापि इनका मुख्य कार्य कोशिकीय श्वसन बतलाया जाता है।
इन्हें कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है क्योंकि इनसे आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति होती है। अंतर्प्रदर्श जालिका, यह जालिका कोशिका द्रव्य में आशियों और नलिका के रूप में फैली रहती है। इनकी स्थिति सामान्यतः केंद्रक झिल्ली तथा द्रव्य कला के बीच होती है, किंतु यह अक्सर संपूर्ण कोशिका में फैली रहती है। यह जालिका दो प्रकार की होती है, चिकनी सतह वाली और खुरदरी सतह वाली। इनकी सतह खुरदरी इसलिए होती है कि इन पर राइबोसोम्स के कण बिखरे रहते हैं। इनके अनेक कार्य बतलाए गए हैं, जैसे यांत्रिक आधारण, द्रव्यों का प्रत्यावर्तन, अतः कोशिकीय अभिगमन, प्रोटीन संश्लेषण इत्यादि। क्रोमोसोम्स, यह शब्द क्रोम प्लस सोमा शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है रंगीन पिंड यानी कि कलर बॉडीज। क्रोमोसोम्स केंद्रकों में के भीतर जोड़ों में पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक सहित बांटा जाया करते हैं। इनमें स्थिति जीवों के पूर्वजों के पैतृक गुणों का वाहन कहा जाता है। इनकी संख्या जीवों में निश्चित होती है, जो दो जोड़ों से मिलकर कई सौ जोड़ों तक हो सकती है। इनका आकार 1 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक लंबा होता है। इनकी आकृति साधारणतः अंग्रेजी भाषा की एस जैसी होती है। इनमें न्यूक्लियोप्रोटीन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पितृसूत्रों के कुछ विशेष प्रकार भी पाए जाते हैं, जिन्हें लैम्प्रस पितृसूत्र क्रोमोसोम और पॉलीटेने क्रोमोसोम की संज्ञा दी गई है। इन्हें WXYZ आदि नामों से संबोधित करते हैं। क्रोमोसोम, एक सेकंड रुकेंगे। क्रोमोसोम जो हमारी बॉडी में होता है, पिता के अंदर XY और माता के अंदर XX पाया जाता है। और ये जब इनका विभाजन होता है कोशिका में, लेकिन ये जोड़ों के अंदर ही विभाजन होता है। और इसमें इनकी लंबाई वगैरह बताई हुई, जो भी 1 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक इनकी लंबाई होती है। और इनकी शेप किस तरह की होती है, और इनका जो नाम है क्रोमोसोम का है कलर पिंड, जिसे कलर बॉडीज बोलते हैं, इस तरह का बोला गया। इसमें ऐसा कुछ है जो कॉम्प्लिकेटेड हो या इसके पास भाषा थोड़ी क्लिष्ट है। बाकी इसमें सिर्फ मेन हमें ये बताया कि मेल माता में क्रोमोसोम X और पिता में XY पाए जाते हैं, और इन्हें XYZ या इस तरह के नामों से संबोधित किया जाता है। जीनों को पैतृक गुणों का वाहन माना जाता है। क्रोमोसोम या पितृसूत्रों का निर्माण हिस्टोन प्रोटीन, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए से मिलकर होता है। जीन का निर्माण इन्हीं में से एक डीएनए। ये तो ऊपर चला गया। एक सेकंड। में से डीएनए द्वारा होता है। कोशिका विभाजनों के फलस्वरूप जब नए जीव के जीवन का सूत्रपात होता है, तो यही जीन पैतृक शारीरिक गुणों के साथ माता पिता से निकलकर संततियों में चले जाते हैं। यह आदान प्रदान माता के डिंब और पिता के स्तन के में स्थित जीनों द्वारा संपन्न होता है। सन 1970 में जून मास में अमेरिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक हरगोविंद सिंह खुराना को कृत्रिम जीन उत्पन्न करने में अभूतपूर्व सफलता मिली। इसे 1978 में नोबेल पुरस्कार मिला। जीन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी से एक व्यक्ति के गुण दोष, उसकी आकृति, उसका आचार विचार, उसका व्यवहार, उसके जो बॉडी का कलर है, उसकी लंबाई चौड़ाई, सभी जो है वो दूसरे उसके संतानों में या दूसरे व्यक्ति में, उसके संतानों में ट्रांसफर होता है। और जीन के ये डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं। जीन जो होते हैं, डीएनए जो होता है हमारा,
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, इसके छोटे छोटे कण होते हैं, वो जीन कहलाते हैं। जीन की मदद से यही तय होता है कि व्यक्ति की आंखों का रंग, उसके बालों का प्रकार, उसकी त्वचा का प्रकार कैसा क्या होगा। ये शारीरिक और जैविक गुण व्यक्ति के कैसे होंगे, ये सब क्या है, जीन ही तय करता है। और ये लेकिन क्या होता है, जब जीन जो है कुछ ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कुछ नए रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है। वैसे तो नहीं होता, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में रोग होंगे तो जीन उन्हीं रोगों को दूसरे पे ट्रांसफर करेगा। लेकिन जीन जब है जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं व्यक्ति के किसी भी कारण से, उसके स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रभाव डालते हैं, तो उससे कई तरह की बीमारी हो जाती हैं। कुछ का ऐसा होता है कि ब्लड जो है रुकता ही नहीं है, अगर उसको कहीं कट लग जाए, उसको चोट लग जाए तो उसका ब्लड नहीं रुकेगा, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। और अगर जीन ज्यादा हो जाते हैं तो एक और बीमारी होती है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया से जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं बनता, पूरा खून ही चेंज करना पड़ता है उसका। तो इस तरह की बीमारी होती है जब जीन में कोई परिवर्तन होता है या जीन हमारे जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जीन जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये डीएनए में जो भी संरक्षित जानकारी होती है उसे दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर या दूसरी संतति में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है? राइबोसोम, सेंट्रोसोम। हाँ जी। सूक्ष्म गुलिकाओं के रूप में प्राप्त इन संरचनाओं को केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। इनकी रचना 50% प्रोटीन और 50 आरएनए द्वारा हुई है। ये विशेषकर अंतःप्रदव जालिका के ऊपर पाए जाते हैं। इनमें प्रोटीनों का संश्लेषण होता है। सेंट्रोसोम, ये केंद्र के समीप पाए जाते हैं। इनमें एक विशेष भाग को सेंट्रोस्फीयर कहते हैं, जिसके भीतर सेंट्रोओलो का एक जोड़ा पाया जाता है। कोशिका विभाजन के समय विभाजक कोशिका के ध्रुव का निर्माण और कुछ कोशिकाओं का में कशाभिका जैसी संरचनाओं को उत्पन्न करते हैं। राइबोसोम होते हैं, ये हमारे, ये इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है और जैसे आरएनए इसका प्रोटीन की संख्या, इसकी रचना वहां बताई गई है। और विशेषकर ये अंतःद्रव्य जालिका के ऊपर पाए जाते हैं। जो हमारी कोशिका के अंदर जालिका होती है, जो लिक्विड फॉर्म होती है, उसके ऊपर पाए जाते हैं, उन्हें राइबोसोम कहते हैं। और ये प्रोटीनों का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीनों को बचाते हैं, उनको परिवर्तित करते हैं दूसरी ऊर्जाओं के अंदर, दूसरे शरीर को ऊर्जा देने के लिए प्रोटीनों का संश्लेषण करते हैं। ऐसे ही सेंट्रोसोम में ये केंद्रक के समीप पाए जाते हैं, जो बीच में केंद्रक होता है उसके समीप पाए जाते हैं। और इसके बगल सेंट्रोस्फीयर कहते हैं और इसके पीछे सेंट्रोओलो का एक जोड़ा पाया जाता है। और कोशिका विभाजन के समय ये विभाजन कोशिका के बीच में जो साइड पूल ध्रुव होता है, एक जो जहां से शुरू हुआ और जहां से खत्म हुआ, जो शुरुआत और अंत होता है, उनको ध्रुव, मतलब वो ध्रुव बोला जाता है। उसका निर्धारण करते हैं कोशिकाओं में कशाभिका जैसे संरचना को। कशाभिका, ये क्या पढ़ा था हमने, कशाभिका कोई शब्द पढ़ा था? कशाभिका नहीं, कशाभिका तो नया शब्द आ रहा है, इसको फिर क्लियर करेंगे। कशाभिका तो समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ा था अभी, कशाभिका तो नहीं, कशाभिका है मैडम, कशाभिका है, इसमें भी आया है शब्द कशाभिका। हाँ, कशाभिका, हाँ, पिलाजिला, हाँ पिलाजिला, पिलाजिला है। ये इन जैसे संरचनाओं को उत्पन्न करता है। हाँ, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस वर्ड्स को फिर क्लियर करती हूँ मैं। आगे है प्लास्टिक। लवक अधिकतर पौधों में ही पाए जाते हैं। ये एक प्रकार के रंजक कण हैं जो जीव द्रव्य में यत्र तत्र बिखरे रहते हैं। क्लोरोफिल धारक वर्ण के लवक को हरित लवक कहा जाता है। इसी के कारण वृक्षों में हरापन दिखाई देता है। क्लोरोफिल के ही कारण पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार लवक कोशिकी द्रव्य वशानुवर्ती के रूप में कोशिका विभाजन के समय संस्कृति कोशिकाओं में सीधे सीधे स्थानांतरित हो जाते हैं।
पौधों में भी जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं। और लवक जो प्लास्टिड्स, ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं, इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्लोरोफिल होता है मेन तो पौधों के अंदर, जो पौधों को बड़ा करता है, पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, पौधों को भोजन सामग्री देता है। लेकिन क्लोरोफिल कब बनता है, इसका हरा रंग कब आता है, जब प्रकाश के साथ, सूर्य के प्रकाश के साथ इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो उसके प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, प्रकाश से वो मिलता है, तब पौधों का रंग हरा होता है और पौधों को ऊर्जा मिलती है, पौधों को भोजन मिलता है, पौधों की ग्रोथ होती है। आगे है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में प्रक्रिया की जानकारी सर्वप्रथम 1855 में विर्चाउ को हुई। कोशिका के विभाजन के 3 तरीके से होता है: असूत्री विभाजन, जीवाणु, नील हरित शैवाल, यीस्ट और अमीबा और कुछ अन्य प्रोटोजोआ जिनमें अविकसित कोशिकाएं होती हैं, उनमें असूत्री विभाजन होता है। हाँ, जो एक ही कोशिका होती है उसमें वैसे अपने आप की एक कोशिका होती है, वैसे विभाजन। अमीबा देखा ना, वो अमीबा में जैसे काई जैसी होती है, उसको अगर तोड़ेंगे वो अपने आप ही अलग हो जाता है। जैसे केंचुआ होता है, वो एक कोशिकीय जीव होता है, तो वो अपने आप अगर उसको बीच में से अगर वो किसी तरह टूट जाता है तो वो अपने आप उस तरह से उसी वजह से उसी तरफ से चलने लग जाता है। केंचुआ देखा है ना, केंचुआ जो होता है वो द्विकोशिका नहीं होता, वो एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा भी एक कोशिकीय होता है, प्रोटोजोआ भी। इसको एक ही कोशिका होती है इसके अंदर, और ये अपने आप ही खुद से ही अलग होते कर अपना रूप नया दूसरा बना लेता है, अपनी संतति अपने से ही बनाता है। इसको द्विकोशिकीय जो होते हैं, जो 2 कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये सब जो है प्रोटोजोआ, अमीबा, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। हाँ जी, नेक्स्ट करेंगे समसूत्री विभाजन, मियोसिस। अलका जी आप बोल रहे हैं? अरे मैम मैं पढ़ रही हूँ और वो ऑन करना भूल गई। अच्छा, ऑन करना भूल गई, पढ़ रही है तब से। अच्छा, कोई नहीं है, मैं पढ़ रही हूँ। समसूत्री विभाजन सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है। 1882 में वॉल्टर फ्लेमिंग द्वारा ही कोशिका के इस विभाजन को माइटोसिस नाम दिया गया। समसूत्री विभाजन इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज जैसी 5 अवस्थाओं में संपन्न होता है। 2 कोशिका विभाजनों के बीच की वह अवधि जिसमें कोशिका स्वयं को विभाजन के लिए तैयार करती है, इंटरफेज कहलाती है। प्रोफेज विभाजन में प्रथम अवस्था है जिसके अंत में केंद्रक विलुप्त हो जाता है। गुणसूत्र मध्य रेखा पर मेटाफेज में होता है। एनाफेज सबसे कम अवधि 2 से 3 मिनट में संपन्न होने की अवस्था है। इसमें क्रोमेटिड यूवी या एल की आकृति ले लेते हैं। समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था टेलोफेज है। समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का जन्म होता है। समसूत्री विभाजन में परिणाम स्वरूप बने प्रत्येक संतति कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं में समान होती है। विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि विकास होता है। कुछ सूक्ष्म जीवों में इसी विभाजन के द्वारा अलग प्रजनन की क्रिया होती है। समसूत्री विभाजन द्वारा शरीर में नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है और इस प्रकार शरीर में की मरम्मत होती है और घाव भरते हैं। असूत्री विभाजन इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। इस विभाजन का नाम मायोसिस 1905 में फार्मर तथा मूरे ने रखा। असूत्री विभाजन में की और वीटमैन द्वारा की गई। इनका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन 1888 में स्ट्रोसबर्गर ने किया। यह विभाजन सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है। असूत्री विभाजन की 2 अवस्थाएं होती है, असूत्री 1 और 3rd। असूत्री 1 विभाजन की 4 अवस्थाएं आती हैं: हेम्प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज।
क्यों लिखा है इसमें? नहीं वो नहीं है, ये नहीं। कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है जिसे वैज्ञानिक हेगले ने जीवन का भौतिक आधार बताया। अब कोशिकाओं में जो विभाजन होता है वो मेयोसिस द्वारा बनती है और इसमें क्या होता है, उत्तकों की इसमें मोटा मोटी है कि इसमें उत्तकों की मरम्मत होती है और क्षतिग्रस्त नई कोशिकाओं की पुरानी कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं ले लेती हैं। और जो अपना एक सूत्री विभाजन है ये तो, और एक कोशिका से जो कई सारी कोशिकाएं बनती है, लगभग 4 कोशिकाएं बनती हैं जो उन्होंने भी बताया, मेटाफेज, हेप्टोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसमें क्या होता है कि शरीर की वृद्धि होती है, क्रोमोसोम की संख्या इसमें, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या तय होती है। क्रोमोसोम की संख्या माता की जो क्रोमोसोम होते हैं उनके अनुसार होते हैं, लेकिन पिता के क्रोमोसोम कम हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रजनन में काम आता, प्रजनन की कार्यक्षमता उस पे काम आता है, संतति को आगे बढ़ाने के लिए काम आता है मियोसिस। तो इसके अंदर अर्धसूत्री हो गया। इसका जो वैज्ञानिक हेक्सले ने इसको जीवन का भौतिक आधार बताया। ये हमारा सेल हो गया। आगे है जीव द्रव्य का सर्वाधिक, ये वाली लाइन और पढ़ दीजिए। जीव द्रव्य में अलकारी शायद फिर से म्यूट हो गए आप। जी मैम पढ़ रही हूँ उत्तर। नहीं तो ये जीव द्रव्य में ये वाला, अच्छा उत्तर में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, जबकि कार्बनिक पदार्थ के रूप में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। हाँ, जो कोशिका में जो जीव द्रव्य होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, वैसे हमारी बॉडी में पाया जाता है वैसे ही, और कार्बनिक पदार्थ के रूप में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, जो कोशिका की मरम्मत करने में, कोशिका को आगे बढ़ाने में, कोशिका सेल्स को आगे बढ़ने में, उनके विभाजन में, उनकी कार्यक्षमता पर और उनको ऊर्जा देने में काम आता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था, इसकी लैंग्वेज थोड़ी, लेकिन फिर भी कोशिश की हमें समझने की। कुछ ऐसा है जो हम जिसपे हम दोबारा डिस्कस कर सकते हैं तो बताइए। तो एक बार और पढ़ लेंगे ना तो फिर समझ आ जाए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उत्तर वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। तो इसमें कुछ, हाँ जी, मैं ये जानना चाह रही थी, ये एमसीक्यूज ही आएंगे ना क्वेश्चन आंसर? तो डेटशीट तो आई गई, डेटशीट आ गया ना? नहीं, उसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 या 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे। कुछ होंगे वो टिक मार्क करने वाले, एक नंबर के, सॉरी, एक वर्ड्स वाले, एक सेंटेंस वाले। हाँ जी, तो मतलब सब तो 6 से बस 5 ही करने हैं एक पेपर में? हाँ, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, है ना जी, उन्हीं के बारे में पूछ रही हूँ। हाँ, तो वो लिखने ही होंगे? लिखने ही होंगे आपको। अच्छा, तो ठीक, लिख करके पीडीएफ बना करके सेंड करनी पड़ेगी फिर, है ना? हाँ, लिख के या तो फोटो करके आप उसको फोटो करके फटाफट क्लिक करके आप भेज सकते हैं उसको सर के पास, है ना? जो भी मतलब आपका एग्जामिनर होगा उनके पास आप उसको ठीक कर देंगे। पीडीएफ बनाने में कई बार क्या होता है, नेट इतना नहीं फास्ट काम करता, पीडीएफ बनाने में देर हो जाती है कई बार। ओके, जैसा भी कन्वीनियंट हो वैसा कर सकते हैं आप। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ, तो ऐसा कुछ है, ऐसा जो हमें कोई ऐसा चैप्टर जो हम फिर से डिस्कस करना चाहें इसके अंदर? नहीं मैम, सब ठीक है, पढ़ लेंगे एक बार और ना तो फिर समझ आ जाएगा और अच्छी से। पीडीएफ नहीं वो निकल पा रही, मेरी प्रिंट नहीं हुआ ना, तो उसमें देख लेंगे। हाँ, अगर अपने पास बुक होती है तो उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, फिर भी हम इसको एक बार दोबारा करने की कोशिश करेंगे जब भी इसको टाइम होगा। तो कुछ ऐसा इसमें ऐसा जो कॉम्प्लिकेटेड हो, अभी आप मुझे पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो हम उस पर दोबारा डिस्कस करेंगे। जय श्री कृष्णा। राधा जी, तो आज समझ में नहीं आया। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेकिन बिल्कुल जैसा वर्ड्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड